अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिथ वर्सेस रियलिटी बताइए। वो चाणक्य भी हैं, वो विवेकानंद भी हैं, वो जेम्स बॉन्ड भी हैं और वो धुरंधर भी हैं। तो कितना टफ ऑपरेशन रहा होगा कि एक ऐसा आदमी, एक आईपीएस पाकिस्तान में उतरा, 7 साल रहा और सफल ऑपरेशन करके लौटा। डोभाल साहब वहाँ पर एक फेस बदल के पूरी तरीके से भिखारी की भूमिका में कहूटा में एक नाई की दुकान के पास कई महीनों तक वहाँ पर डटे रहे। और जो साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान के थे, जो लेबोरेटरीज में काम करते थे कहूटा में, वो बार बार वहाँ पर नाई की दुकान पे आते थे शेव कराने के लिए, बाल कटाने के लिए। और जो उनके बाल वहाँ पर कटते थे या जितना भी वहाँ पर सामान उनका रहता था, उनको डोभाल साहब साफ करते थे और पैक करके। पाकिस्तान से लौटे अजीत डोभाल का एक बहुत टफ चैलेंज सामना होने वाला था उनका जब भारत लौटे, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 2। तो कैसे वो एक रिक्शे वाला बनकर, बिल्कुल ये पूरा ऑपरेशन, मुझे लगता है इन फ्यूचर इस पे फिल्म ओटीटी कुछ भी बन सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा बाहर नहीं आया है। तो आदित्य इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। गोल्डन टेम्पल के बाहर कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो रिक्शा चलाते रहे और इंटेलिजेंस गैदर करते रहे। उन्होंने बोला कि मैं इंटेलिजेंस का एक जो है एसेट हूँ और पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर गोल्डन टेम्पल में हो रहा था और डोभाल साहब पाकिस्तान से अगर आए थे तो जो माझी लैंग्वेज है, जो कि जितने चरमपंथी थे उनके साथ उसी लैंग्वेज में बात करना और कहना मैं पाकिस्तान से ही हूँ। आगे आप बताइए। देखिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मुनीश जो हैं हमारे दोस्त, ये अमृतसर से हैं और ख़ासकर अटारी से हैं। आपने फिल्मों में अटारी का जिक्र सुना होगा, कराची और लाहौर बस यात्रा जब हुई थी तब सुना होगा, लेकिन मुनीश बॉर्डर से हैं। और आगे मैं कभी इनसे पॉडकास्ट करूंगा कि बॉर्डर की ज़िंदगी कैसे होती है। IC-814 का जिक्र ना करें तो डोभाल साहब की चर्चा पूरी नहीं होती। क्या उनके मन में ऐसा कुछ अभी भी है कि बॉस में कुछ जो कर सकता था नहीं कर पाया या मेरी नहीं सुनी गई? उनके मन में रहा होगा कि क्या मेरे पास कुछ और दिन होते, 48 घंटे होते, तो मैं इन 3 आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ता। मेरी जानकारी ये है कि जब यहाँ से एयरक्राफ्ट गया उसमें एक हमारी कमांडोज की टीम भी थी। अजीत डोभाल 2005 में रिटायर होते हैं और 2014 में NSA बने। अगर उस दौरान ही उनको बना दिया जाता NSA तो क्या वो ज़्यादा और भारत अभी मजबूत होता? जब वो रिटायर हुए तो क्या आपको लगता है उन्होंने काम करना बंद कर दिया? दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी। 2 शार्प शूटर थे, उसमें से एक विकी मल्होत्रा था और एक और बंदा था। और एक बताया जा रहा था कि भारत एक मुहिम के तहत दाऊद इब्राहिम को मारेगा और ये हो सकता है कि दुबई में हो या किसी फॉरेन टेरिटरी में हो। और जब ये पूरा चल रहा है, बातचीत चल रही है, बताया जाता है कि डोभाल साहब इन शार्प शूटर्स को एक ब्रीफिंग दे रहे थे दिल्ली के किसी होटल में या किसी एक इलाके में। और जब ये ब्रीफिंग चल रही है, आप देखिए बम्बई पुलिस का वहाँ पर एक छापा पड़ता है। भारत अब डिफेंसिव नहीं है, घर में घुसकर हमला करते हैं। बिल्कुल। इससे दुनिया में कितनी रिस्पेक्ट बढ़ी है भारत की। भारत कभी किसी दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा, अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होगा तो दूसरी ओर भी नहीं देखेगा, आपको 2 टोक 10 गुना बड़ा हमला करके दिखाएगा। ये 2008 में भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो पिछले 10 साल में जो ये नीति के आप जिक्र कर रहे हैं मुनीश, इसको मैं कहूँगा डोभाल डॉक्ट्रिन। आप इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत का पानी जो है पीते रहें और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहें, अपना जो है खेत खलियान आपके उगते रहें, वो तो नहीं होने वाला। अब पाकिस्तान में बाढ़ भी आएगी और जब इंडिया चाहेगा तब आएगी। डोभाल साहब 81 ईयर्स के हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि उनके बाद कौन? ये काम प्रधानमंत्री मोदी का है और प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकारों का है। और सबसे बड़े सलाहकार जो प्रधानमंत्री मोदी के आज हैं वो हैं अजीत डोभाल खुद। तो मुझे लगता है कि अजीत डोभाल ही डिसाइड करेंगे कि उनकी कुर्सी पे आगे कौन बैठे। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। ये शब्द हैं उस हस्ती के जिसके दिल की हर धड़कन में देश धड़कता है, जिसकी रगों में हिंदुस्तान हिलोरे लेता है, जिसके लिए सबसे ऊपर है वतन की हिफाजत, जिसे दुनिया अजीत डोभाल के नाम से जानती है और जिसे हर हिंदुस्तानी पहचानता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नाम की फौलादी ढाल से। दुश्मन के खिलाफ अंडर कवर ऑपरेशंस हों या सर्जिकल स्ट्राइक, देश जानता है
कि अजीत डोभाल हैं तो सब संभव है। उनकी जिंदगी को समझना ऐसे ही है जैसे किसी जासूसी नॉवल के पन्नों को पलटना। हर पन्ना नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। आज सीक्रेट फाइल्स में देश की आन बान और शान अजीत डोभाल के बारे में बात करेंगे, आदित्य राज कौल से, जो आतंकवाद, पाकिस्तान और जियो पॉलिटिक्स को बीते 2 दशक से कवर कर रहे हैं। आदित्य, स्वागत है आपका। आदित्य, हमारे पिछले पॉडकास्ट को लाखों लोगों ने प्यार दिया है और कुछ सवाल भी हैं पब्लिक के जो आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहला जो सवाल है अजीत डोभाल, जिनके ऊपर आज का पूरा एपिसोड है। अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिथ वर्सेस रियलिटी बताइए। मुनीश जी, मैं आपको बताऊं कि जेम्स बॉन्ड तो कहा जाता है अजीत डोभाल जी को, लेकिन भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपको बताऊं तो वो चाणक्य भी हैं, वो विवेकानंद भी हैं, वो जेम्स बॉन्ड भी हैं और वो धुरंधर भी हैं। तो अजीत डोभाल जो हैं, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, उनको जिस तरीके की सराहना की जाती है या जो कंपैरिजन किया जाता है एक ह्यूमन से भी बहुत बड़ा लेवल का किया जाता है, लेकिन वो तभी होता है कि उस इंसान ने ऐसे कुछ कारनामे कर दिखाए शुरुआती ज़िंदगी से ही। कोई ऐसा नहीं कि उसने पीआर एजेंसी हायर की या उसको कोई राजनेता ऐसा मदद कर रहा था या कुछ ऐसे लोग थे सोसाइटी के वो उसको मदद कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। जितना मुझे ज्ञान है और जितना मेरी उनसे मुलाकात हुई या थोड़ी बहुत ही बातचीत हुई है, मैं सच कहूँगा, ऐसा नहीं कि मैं उनको सालों से जानता हूँ। 2014 से पहले मैं एक बार उनसे मिला था, 2014 के बाद करीबन 1 दर्जन या 2 दर्जन बाद उनसे मुलाकात हुई होगी। लेकिन इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ 1945 में, इंडिपेंडेंस से पहले, और एक आर्मी परिवार में जन्मे ये। और उसके बाद इनकी जो स्कूलिंग है, इनकी जो पढ़ाई है, पौड़ी गढ़वाल से लेकर इनको अजमेर लेके गई और अजमेर से इनको आगरा लेके गई। तो उत्तराखंड तो तब नहीं था, तब पहाड़ी इलाका था ये एक, उत्तर प्रदेश का। और वहाँ से आगे चल के ये लोग जो हैं राजस्थान गए और राजस्थान से उत्तर प्रदेश। तो बोर्डिंग स्कूल में इनने पढ़ाई की, आर्मी की, एक मिलिट्री कॉलेज में इनकी जो है पढ़ाई हुई, और उसके बाद पहली अटेम्प्ट पे यूपीएससी इन्होंने पास कर दिया 1967-68 में। और इसके बाद इनकी जो सबसे पहला जो बहुत बड़ा एक चैलेंज इनके सामने आया, जिससे एक स्टेट लेवल और नेशनल लेवल स्पॉटलाइट में भी ये आए, एक कम्युनल राइट वाली सिचुएशन केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में हुई। और जो केरला के होम मिनिस्टर उस वक्त थे, उनको एक ऐसा यंग ऑफिसर चाहिए था जो ब्रूटल फोर्स यूज़ करके नहीं, बल्कि बातचीत करके एक स्ट्रेटेजिक लेंस से जो है आपस में चर्चा करके शांति बहाल कर सके। और उस वक्त उनको लोकल जो उनके केरला के ऑफिसर्स थे, उन्होंने लोकल केरला के होम मिनिस्टर को बताया कि ये एक अजीत डोभाल है, केरला के काडर का ऑफिसर है, लेकिन उत्तराखंड से है। इससे आप विश्वास करिए, ये किसी से डरता नहीं है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाला है, बेखौफ बंदा है। तो उनको ये टास्क दिया गया कि किसी तरीके से वहाँ पर शांति बहाल की जाए। तो डोभाल वहाँ जाते हैं और किसी तरीके से दोनों पक्षों से बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत से पहले वो क्या करते हैं, अपने लोगों से और खुद से पूरे एरिया की इंटेलिजेंस गैदर करते हैं खुद से, जबकि उनको ऐसा कोई टास्क नहीं दिया गया, बस बोला गया कि शांति बहाल करनी है। तो एक ऑफिसर जो बल्कि 2 या 3 साल ही आईपीएस में रहा है, बहुत ही यंग ऑफिसर है, जिसको कब ऑफिसर कहेंगे, जिसकी ट्रेनिंग ही बल्कि अभी चल रही है, पहली असाइनमेंट है। और वो वहाँ जाते हैं, वो लोगों से बातचीत करते हैं, उनके बीच जाते हैं, पता करते हैं कि असली समस्या क्या है। पता चलता है कि उनका सामान जो है लोगों का लूटा गया है, आपस में बैर हो गया है। तो वो सामान जो है लौटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, दोनों पक्षों से अलग अलग बातचीत करते हैं, साथ में भी लाते हैं, और बिना किसी आदमी की मौत के, बिना किसी की इंजरी के, बिना खून खराबे के 1 हफ्ते में वहाँ पर शांति बहाल करते हैं। तो इनसे जो है एक नेशनल मोमेंटम बनता है। इसमें 1972 में इंदिरा गांधी सरकार थी और उनको दिल्ली तलब किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद कहा जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनको पहली बार जिम्मेदारी दी जाती है। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या आगे किया, इस पे विस्तार से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने मुनीष जी बिल्कुल सही कहा। बहुत बार ऐसे ही इंटेलिजेंस स्पॉटिंग होती है।
बहुत बार लोगों को ये मंशा रहती है ना कि इंटेलिजेंस में लोग कैसे जाते हैं। आईपीएस तो पूरे देश भर में आते हैं, लेकिन देश भर में भी इतने हजारों आईपीएस हैं, उनको चुनते कैसे हैं? चुनते उनके सिर्फ करियर के बेसिस पे या उनके माइंडसेट के बेसिस पे नहीं है, उनके ऑपरेशंस के बेसिस पे है। उनका खुद का इनिशिएटिव क्या है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड। तो डोवाल इन अ टेरिटरी जहां पर वो जन्मे नहीं, एकदम ही साउथ इंडिया अलग ही, उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से बिल्कुल ही अलग है, और वहां पर उन्होंने ये कर दिखाया, तो इनका जो अप्रिसिएशन है वो और आगे तक गया। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहूँगा कि पहले ही 7 साल में उनको पुलिस मेडल से नवाजा गया, जो कि करीबन 17 साल बाद होता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरे अंकल भी आईबी में रहे हैं, और उनको तो अपने करियर के एंड में लगभग 30-40 साल जब वो करियर में रहे, तब प्रेसिडेंट्स मेडल या पुलिस मेडल मिला। तो डोवाल साहब को पहले 7 साल में ही पुलिस मेडल से नवाजा गया, जो ये दर्शाता है, और आज तक के वो पहले ऐसे ऑफिसर हैं अभी तक भी जो 7 साल में वो पुलिस मेडल वो उस टाइप का पाए हैं। और उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार को पता लगता है कि ऐसे एक अफसर हैं साउथ में जिनकी दिल्ली में ज़रूरत पड़ सकती है। आप देखिए रॉ का गठन भी उसी दौरान जो है हुआ है। उस वक्त RN काव जो है RNAW के बहुत ही जाने माने एक ऑफिसर थे, इंदिरा गांधी के बहुत ही नज़दीक एक एडवाइज़र थे, और डोवाल साहब को उसी वक्त जो है जांच के परख के और देख के केरल से दिल्ली तलब किया गया, उनकी ट्रांसफ़र की गई, और दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनका सफ़र जो है करीबन 1971-72 के आसपास शुरू होता है। और उस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या जो सरकार के सामने आती है वो आती है मिजोरम की। मिजोरम आसाम का हिस्सा था, और तब मिजो नेशनल फ्रंट जो अब बनी, उससे पहले जो मिजो नेशनल फ्रंट का पहले वाला अवतार था, उन्होंने एक जो है जिसको हम कहेंगे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववादी मूवमेंट वहाँ पर शुरू की, और लाल डेंगा करके वहाँ पर एक बहुत बड़े वर्चस्व वाले एक नेता उभर के आए, और वो जो है अपना एक मूवमेंट वहाँ पर चलाने लगे। बहुत वायलेंस भी हुई, हिंसा भी हुई, और आर्मी के जो यूनिट थे वहाँ पर, उसमें मिजो की जो तादाद थी वो असमी जो लोग हैं उनसे ज़्यादा थी। और उस वक्त सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो बाद में उन्हें पछताना पड़ा कि 2 जो डिवीजन थे या 2 जो यूनिट थे आर्मी के, उनको हटा दिया गया। तो उन जो 2 डिवीजन के 7 लगभग कमांडर्स थे, और वो भी नौकरी से चले गए, तो उन्होंने लाल डेंगा का साथ दिया, और लाल डेंगा के साथ एक अलगाववादी मुहिम जो है और ज़्यादा जो है चरम सीमा पे पहुंची। दिल्ली की जो है एकदम रातों की नींद पूरी तरीके से बेचैन हो गई। पहला ऑपरेशन अजीत डोभाल को मिला जो मिजोरम वाला आप कह रहे हैं। जी, मिजोरम में उनका ऑपरेशन ये मिला कि किसी तरीके से वो लाल डेंगा को कन्विंस करें, किसी तरीके से ये जो 7 कमांडर्स थे, ओरिजिनली तो ये आर्मी का हिस्सा थे, तो इनको कन्विंस करें कि आप जो है ऐसी हिंसा ना करें, आप अलगाववाद ना करें, भारत की जो सरकार है, भारत का जो संविधान है आपके साथ खड़ा रहेगा। डोवाल साहब ने बहुत टाइम तक कोशिश की लाल डेंगा से वार्तालाप करने की, बहुत बार वो सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद जो ये 7 कमांडर्स थे, इन्होंने अपनी जो एक बेस है म्यांमार की पहाड़ियों के पास बना रखी थी, और वहाँ पर जाके डोवाल साहब ट्रैक करके वहाँ पर गए, और एकदम साइलेंटली एक कोवर्ट ऑपरेशन के तहत, तो एज वो अजीत डोवाल नहीं गए, अलग एक भूमिका में वहाँ गए, और 7 से अलग अलग बातचीत की। कई दिनों के बाद इनमें से 7 में से 6 कमांडर्स जो हैं वो डोवाल साहब की बात माने। उनको बोला गया कि सरकार जो बनेगी वहाँ पर आपको मिजोरम का एक क्षेत्र दिया जाएगा, एक नई सरकार बनेगी, उसमें आपकी एक बहुत ही अहम भूमिका रहेगी, आप मंत्री बनेंगे, और आप भारत सरकार का जो संविधान का आप विश्वास कीजिए। और इसमें से जो 6 थे वो डोवाल साहब की बात से बिल्कुल माने। लाल डेंगा भी माने। लाल डेंगा जो है पहले वहाँ के मुख्यमंत्री बने, और इनमें से जो ये 7 लोग थे ये मंत्री भी बने, और इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है डोवाल साहब को मिली, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर है। डोवाल साहब की एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं, कि एक रेयर ऑफिसर हैं जिन्होंने साउथ इंडिया में काम किया, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काम किया, जिन्होंने वेस्ट में काम किया, और वेस्ट में बाद में आपको बताऊंगा कि मोदी जी ने कैसे उनसे सलाह भी ली जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और जम्मू कश्मीर में भी काम किया।
ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। हार्ड पोस्टिंग आईबी में भी या आईपीएस लोगों की भी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर होगा, या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट होगा, या सिर्फ कश्मीर होगा। किसी का इतना इंपॉर्टेंट एक फील्ड असाइनमेंट होना चारों दिशाओं में बहुत रेयर है। सिक्किम कहते हैं भारत का हिस्सा ना होता अगर अजीत डोभाल वहाँ ना उतरे होते। उन्होंने वहाँ जाके भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई जी। लेकिन दर्शकों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में जो वो 7 साल रहे जी, उस दौरान वहाँ पे क्या क्या किया। कई किस्से खुद भी वो शेयर करते हैं कि एक बंदे ने एक बार उनको आके कहा कि तुम हिंदू हो। बहुत वायरल बाइट है वो। जी जी। इसके अलावा अगर आप कुछ जानते हो या कुछ आपको पता हो कि पाकिस्तान में क्या क्या बढ़, क्योंकि आज ही पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स में जो डिबेट्स होती हैं, जो वहाँ चर्चा होती रहती है, यही होती है कि भारत हम पर भारी इसलिए पड़ जाता है कि डोभाल सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, क्योंकि यहीं से गए हैं। तो कितना टफ ऑपरेशन रहा होगा कि एक ऐसा आदमी, एक आईपीएस पाकिस्तान में उतरा, 7 साल रहा और सफल ऑपरेशन करके लौटा। इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको सिक्किम की एक ब्रीफली कहानी बताना चाहूँगा, क्योंकि मिजोरम के इमीडिएटली बाद जी। एक बहुत बड़ा जो भारत सरकार के ऊपर प्रहार होने वाला था और सिक्किम को लेकर होने वाला था। सिक्किम जो है एक अहम बफर जोन की तरह था इंडिया और चाइना के बीच में, और वहाँ पर जो चोग्याल करके डायनेस्टी थी कई सालों से, कई दशकों से, वो वहाँ के जो किंग थे वो एक अमेरिकी महिला होप कुक के संपर्क में आए, और होप कुक अगले कुछ महीनों में, सालों में जो है सिक्किम आती हैं और वहाँ की जो है प्रिंसेस बन जाती हैं। ये जो प्रिंस थे इनके साथ इनकी शादी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली जो चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, दिल्ली को पता लगता है कि ये हो सकता है कि अमेरिका की या CIA की एक एसेट है, उनकी एक एजेंट है और उनके तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट्स थे, उनकी जो पब्लिक पोस्चरिंग थी और जिस तहत जो है होप कुक अपनी एक्टिविटीज़ कर रही थी सिक्किम में या उसके बाहर, उससे साफ व्यतीत हो रहा था कि वो लोगों को उकसा रही थी भारत सरकार के खिलाफ, लोगों को उकसा रही थी हिंदुस्तान के खिलाफ। और तभी जो है भारत की सरकार जागी। इसमें RN काव, जो RNAW, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के उसके पहले संस्थापक रहे हैं, पहले चीफ रहे हैं, उनका एक बहुत ही अहम योगदान रहा है। उन्होंने और बाकी लोगों ने स्पॉट किया कि अजीत डोभाल हैं और इनको वहाँ पर भेजा जाए, और इनका कोई बायस नहीं है एज सच, ये अलग इलाके से आते हैं, इन काम अलग इलाके में किया है, ये इनके लिए नई टेरेन है, तो ये फिट बैठेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर भी जो ऑपोजिशन के ग्रुप्स हैं उनके साथ बातचीत करने में, उनमें अंदर जाने में, और उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा उकसाने में, लेकिन कोशिश ये रही कि ये जो चोग्याल है या ये जो अमरीकी एक एसेट है, इसके खिलाफ एक मुहिम वहाँ पर जारी हो। और वहाँ पर मुहिम जारी हुई करीबन 2 से 3 साल। ये मैं करीबन 72 और 75 के बीच की बातचीत मैं आपको कह रहा हूँ। और कई प्रदर्शन हुए, कई आंदोलन वहाँ पर हुए, और फिर जो है सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बना, और होप कुक को मजबूर किया गया कि वो वहाँ से निकल जाए। तो डोभाल साहब केरला में तो करिश्मा कर ही चुके थे, और मिजोरम में उन्होंने एक भारत के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। लेकिन सिक्किम का जो स्ट्रेटेजिक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है वो आज तक है। आप आज भी देखिए, चीन की तरफ से, बीजिंग की तरफ से जो हमले आते हैं, जो प्रहार आता है, वो अरुणाचल, सिक्किम, आसाम और नॉर्थ ईस्ट को लेकर ही आता है। लेकिन ये सब जो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है। और जितना मैं मानता हूँ कि भारत सरकार से और भारत से भी गलतियाँ हुई हैं, और कई बार ऐसा हुआ कि उनको जो मेन स्ट्रीम में लाना था, नॉर्थ ईस्ट की जितनी चर्चा दिल्ली में होनी चाहिए थी, नॉर्थ ईस्ट को जितने हक मिलने चाहिए थे, पहले नहीं मिलते थे। लेकिन पिछले 10 से 15 साल में मुझे लगता है बहुत चीज़ें बदली हैं। दिल्ली में भी नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय आया है। तो ये तभी हो पाया जब इतिहास में 1975 में सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बना, और डोभाल साहब ने एक लगभग एक करिश्मा वहाँ पर कर दिखाया। और तभी मैं उनको कह रहा हूँ कि आप जेम्स बॉन्ड तो उनको देखते हैं, तो आप चाणक्य की भूमिका में उनको देखिए कि उन्होंने मिजोरम में और सिक्किम में क्या कर दिखाया। अब आते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान एक बहुत ही अहम असाइनमेंट जो है डोभाल साहब का रहा है। अभी तक इतिहास में जितना भी लिखा गया है, जितना भी बोला गया है डोभाल साहब के ऊपर और उनके पाकिस्तान के मिशन के ऊपर, वो सिर्फ
उनके एक ओवर्ट मिशन के बारे में बताया गया है। ओवर्ट मिशन के बारे में ऑफिशियली आज तक कुछ नहीं पता है। ओवर्ट मिशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो वहां पर एक फर्स्ट सेक्रेटरी या काउंसलर की भूमिका में इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में काम कर रहे थे, करीबन 81-82 से लेकर 87 तक, और ये एक ऑफिशियल असाइनमेंट था। ठीक है। लोगों को बहुत ऐसी कहानियां बताई जाती हैं और पता भी हैं कि डोवाल साहब एक भिखारी की भूमिका में वहाँ पर काम किए, एक जो है फेस बदल के कहीं पे काम किए, लेकिन अभी तक मैं ज़रूरी ये समझता हूँ बताना कि औपचारिक रूप से और सरकारी रूप से और ऑफिशियली या फिर डोवाल साहब की ज़बानी कोई ऐसी कहानी सामने नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा झटका पिछले 50 साल में लगा है, 50 साल से ज़्यादा, और एक स्ट्रेटेजिक जो ब्लंडर पाकिस्तान ने किया, वो ये किया कि वो कहूटा में अपना एक न्यूक्लियर आर्सेनल वहाँ पर बिल्ड कर रहा था। भारत को शक था कि कुछ ऐसा हो रहा है, और ऐसा बताया जाता है और ऐसी चीज़ें चर्चा में हैं कि डोवाल साहब वहाँ पर एक फेस बदल के पूरी तरीके से भिखारी की भूमिका में कहूटा में एक नाई की दुकान के पास कई महीनों तक वहाँ पर डटे रहे। और जो साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान के थे, जो लेबोरेटरीज में काम करते थे कहूटा में, वो बार बार वहाँ पर नाई की दुकान पे आते थे शेव कराने के लिए, बाल कटाने के लिए, और जो उनके बाल वहाँ पर कटते थे या जितना भी वहाँ पर सामान उनका रहता था, उनको डोवाल साहब साफ करते थे और पैक करके भारत भेजते थे। और यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट करते थे और देखते थे कि इसमें क्या सैंपल्स हैं, क्या कुछ केमिकल्स हैं, क्या कुछ यूरेनियम पाया जाएगा। और उस वक्त एक बहुत बड़ी सफलता मिली जब एक ऐसा ही पैकेज भारत सरकार के पास मिला, वहाँ से आया, और उसमें देखा गया कि यूरेनियम के कुछ ट्रेसेस वहाँ पर हैं। और इसके चलते 15 साल उनका जो परमाणु कार्यक्रम था लेट हुआ। 15 से 20 साल उनका परमाणु जो पूरा कार्यक्रम था लेट हुआ, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और ये एक डोवाल साहब और इंडियन इंटेलिजेंस ने जो एक बहुत बड़ी कामयाबी वहाँ पर साबित की। कई बार डोवाल साहब ने खुद भी कहा है कि लाहौर में या कराची में वो चल रहे थे तो वहाँ पर कोई उनको सड़क पे मिला और वो जो है उनको लेके गया अपने साथ में और कहा कि तुम हिंदू हो, और वो एकदम हैरान हो गए। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। और फिर जो है बातचीत आगे चली और उन्होंने बोला कि मुझे पता चला कि तुम्हारे कान में ये छेद है, ये पाकिस्तान में तो कोई कर नहीं सकता, ये हिंदू ही कर सकता है। और फिर वो जो पाकिस्तानी था वो भी फेस बदले हुए था और उसने एक अलमारी दिखाई और वहाँ पर माता की या शिवजी की या किसी की मूर्ति वहाँ पर थी। ये एक कहानी है और इससे ये दर्शाता है कि डोवाल साहब ने आपको एक दृष्टिकोण दिया है कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं और इंटेलिजेंस का काम कितना संगीन रहता है, कितना सेंसिटिव रहता है। अच्छा, कई पुराने रॉ के अधिकारी हमसे मिलते रहे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करना बहुत आसान है, लेकिन भारतीय के लिए वहाँ जाकर जासूसी करना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी रॉ जो है वो कर जाता है, तो ISI मतलब उतने हद तक नहीं कर पाती होगी। तो आपको क्या लगता है ये जो वहाँ जाके ऑपरेशंस को अंजाम देना, जिस तरह से अजीत डोवाल ने भी किया, और ऐसे कई हमारे अनसंग हीरोज़ होंगे जिन्होंने किया होगा, रविंद्र कौशिक एक उनमें से रहे, वो तो रॉ के नहीं थे लेकिन गए थे काम करने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, ओवरऑल जो हमारे मिशन बाहर सारा रहता है वो ज़्यादातर 99% रॉ ही करता है, अनलेस कोई दूसरी एजेंसी का कोई एक कुछ इशू हो या कुछ हो। और मैं ये कहूँगा कि एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं पाकिस्तान में जिनकी कहानियाँ बाहर नहीं आई हैं। कहानियाँ अभी हम सुनते हैं धुरंधर की, या फिर कहानी हम सुनते हैं कुछ हद तक कुलभूषण जाधव की या सरबजीत की, और ऐसी ही कई कहानियाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक हिंदुस्तानी का काम करना एक कोवर्ट ऑपरेशन के तहत बहुत ही मुश्किल है। आप सोचते होंगे या बहुत लोग सोचते होंगे कि नहीं, हमारी वेशभूषा सेम है, हमारा खाने का तरीका सेम है, हमारी लैंग्वेजेस कुछ हद तक सेम है, लेकिन नहीं, आप इंडियन को, हिंदू को कुछ हद तक तो आसानी से पहचान सकते हैं। तो ऐसी कई कहानियां हैं जो वहाँ पर हुई हैं, घटी हैं। डोवाल साहब का ही मैंने जिक्र किया कि 81 से 87 तक वो वहाँ पर थे। उनका इनफैक्ट बेटा भी वहाँ पर पढ़ता था एक स्कूल में, और उसने तो खुद इंटरव्यू में कहा कि कैसे उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि 50 लोगों की क्लास में वो एक हिंदू था, एक इंडियन था, और उसमें
वो पूरा जो वक्त था जज्बा भी पैदा किया, नेशनलिज्म भी पैदा किया, लेकिन अकेले लड़ना भी सिखाया। और उसने खुद बताया कि उन लोगों से वो टच में नहीं रह पाया बचपन में जो उसके दोस्त थे 7 साल, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम ऐसा है कि परिवार भी संपर्क में नहीं रह सकता। परिवार को भी कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs है, उनके तहत काम करना पड़ता है। आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप कुछ भी याद नहीं रख सकते, आप कुछ भी उनकी जो कहानियाँ हैं दूसरे परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ किसी भी हद तक शेयर नहीं कर सकते। तो बहुत ही मुश्किल रहता है पूरा सफ़र इंटेलिजेंस गैदरिंग का। और आई एम श्योर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पर रिक्रूट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आजकल आप देखिए, जिस वक्त मैं डोवाल साहब की बात कर रहा हूँ, ये 80s की बात है। तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब टेक्नोलॉजी एक अलग ही लेवल पर था, एक मैनुअल मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थी। जो आजकल की टेक्नोलॉजी है या सोशल मीडिया है या AI है, ये तो बिल्कुल ही नहीं था। तो आजकल आप देखते हैं हनी ट्रैपिंग होती है। आप देखते हैं कि कोई ऐसी लड़की तस्वीर बना के, फेक तस्वीरें करके, फेक बातें करके, फ्लर्टिंग करके आप किसी को रिक्रूट करते हैं, उसको पैसे देते हैं, उससे सामान मंगाते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी दूसरी चैट के ज़रिए। कई बार ऐसा होता है, जो गेमिंग है, गेम्स खेली जाती हैं, उसमें चैट का ऑप्शन होता है। तो वो गेम खेलते खेलते जो है टेरर कॉन्ड्यूट्स जो हैं अपने इंटेलिजेंस एसेट्स के साथ संपर्क में रहते हैं, और उसके तहत गेमिंग ऐप्स के तहत उनसे बातचीत होती है। तो ये आसान तो उस वक्त नहीं रहा होगा, उस वक्त चैलेंजेस बहुत रहे होंगे, लेकिन अगर डोवाल साहब ने वहाँ पर एक ऑफिशियल असाइनमेंट के तहत ये सब किया है तो अद्भुत है। क्योंकि ये तो ओवर्ट में रहकर कोवर्ट ऑपरेशन करना एक बहुत ही बड़ी बात है। उससे पहले अगर वो रहे हों या उसके बाद रहे हों तो अलग बात है, लेकिन उस 7 साल के दौरान अगर एज इन असाइनमेंट इन इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद अगर उन्होंने किया है तो बहुत ही अद्भुत कार्य है। और कई चीज़ें की भी हैं, कई चीज़ें मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी है, और डोवाल साहब आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पिछले 12 साल से। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और जो सामने नहीं आई हैं। ये मैं जैसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और मुझे आई होप कि डोवाल साहब कभी किताब लिखें और अपने बारे में जिक्र करें, ताकि लोगों को मोटिवेशन भी होगा और असली की जो कहानियाँ हैं वो सामने आएंगी। क्योंकि मैं आखिर में आपको कहूँगा कि कई ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट में सामने आते हैं और कई डोवाल साहब की कहानियाँ बताने ऐसे लगते हैं कि जैसे डोवाल साहब ने उन्हें खुद बताया हो और चर्चा की हो। ऐसा नहीं है। कई चीज़ें मनगढ़ंत भी होती हैं, कई चीज़ें व्यूज़ के लिए होती हैं, कई चीज़ें जो है खुद से किताब लिखने के लिए लोग करते हैं। लेकिन अगर एक इंसान है जो चीज़ें बता सकता है, वो डोवाल खुद है। जब पाकिस्तान से लौटे अजीत डोवाल का एक बहुत टफ चैलेंज सामना होने वाला था उनका जब भारत लौटे, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 2 जी 87-88 की बात कर रहा हूँ जी। चरमपंथी गोल्डन टेम्पल के अंदर थे। अजीत डोवाल को एक और बड़ा मिशन सौंपा जाता है कि आप जो पाकिस्तान के संपर्क में हैं चरमपंथी, आप उनसे बात करिए, क्या तरीका निकालना आप खुद सोचिए, क्योंकि आप पाकिस्तान से आए हैं, आप बखूबी जानते हैं ये तो आपका अपना देश है कि कैसे अंदर जाना है। तो कैसे वो एक रिक्शे वाला बनकर, बिल्कुल ये पूरा ऑपरेशन मुझे लगता है इन फ्यूचर इस पर फिल्म OTT कुछ भी बन सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा बाहर नहीं आया है। तो आदित्य इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, डोवाल साहब 87 के आसपास जो है पाकिस्तान से वापस आए असाइनमेंट करके। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो क्राइसिस एक पंजाब में शुरू हुआ था चरमपंथी का, रेडिकलाइजेशन का और खालिस्तानियों का, उसको काउंटर करने के लिए भी हो सकता है उनको यहाँ पर स्पेशली बुलाया गया हो। और पाकिस्तान में रहते उन्होंने पंजाबी थोड़ा बहुत और उर्दू पे के लहजे पे, उसकी लैंग्वेज पे पकड़ जमा ली थी। और पाकिस्तानियों का जो माइंडसेट है, ISI का जो अप्रोच है, इसको ठीक से पकड़ लिया था, इसको पहचान लिया था। स्लैंग जिसे कहते हैं। और यहाँ पर जब आप आए, आप तो खुद बॉर्डर इलाके से हैं। एक्चुअली आपने कहा, आपको कुछ दर्शकों को ये भी बता देते हैं, माझी लैंग्वेज बोली जाती है लाहौर में और अमृतसर गुरदासपुर में। बिल्कुल। ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर गोल्डन टेम्पल में हो रहा था और डोवाल साहब पाकिस्तान से अगर आए थे तो जो माझी लैंग्वेज है, जो कि जितने चरमपंथी थे उनके साथ उसी लैंग्वेज में बात करना और कहना मैं पाकिस्तान से ही हूँ। आगे आप बताइए। देखिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मुनीश जो हैं हमारे दोस्त, ये अमृतसर से हैं और ख़ासकर अटारी से हैं। आपने फिल्मों में अटारी का जिक्र सुना होगा, कराची और लाहौर बस यात्रा जब हुई थी तब सुना होगा, लेकिन मुनीश बॉर्डर से हैं। और आगे मैं कभी इनसे पॉडकास्ट करूंगा कि बॉर्डर की ज़िंदगी कैसे होती है और इंडिया पाकिस्तान में पंजाब में जो बॉर्डर की ज़िंदगी वो कैसे होती है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा,
वो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये एक शुरुआत थी एक दूसरे डेडली ब्लो की जो 84 में घटा। चाहे वो दिल्ली में सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, नरसिंहार हुआ, चाहे वो जो गोल्डन टेम्पल में पूरा ब्लू स्टार का ऑपरेशन हुआ, चाहे वो इंदिरा गांधी की जो है असैसिनेशन हुई और उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुआ, कत्लेआम हुआ, 87, 88, 89 में ये फिर से हो सकता था। अच्छा, तब की सरकार इस चीज़ से भी डरी हुई थी कि सिखों का जो सबसे धार्मिक जगह है अकाल तख्त जी, उसको नुकसान पहुंच गया था 1984 के ब्लू स्टार में। जी। तो सरकार ये नहीं चाहती थी इस बार, इसलिए उन्होंने अपना सबसे काबिल ऑफिसर भेजा कि बॉस आप जाओ और उनको मनाओ, समझाओ, ताकि वो आत्मसमर्पण कर सकें। बिल्कुल जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सिखों के जो इमोशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और भारत सरकार उसको सर आंखों पे रखती है। और जो 84 में आपने बिल्कुल कहा, वो आज तक लोग भूले नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदूक उठा देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खालिस्तान मांगने लगेंगे, लेकिन अंदर दिल में कहीं तो चोट पहुंची है। और इसी के तहत मैं आपको बता दूं कि 87, 88 में बहुत ज़रूरी हो चुका था, सिर्फ सरकार के लिए नहीं बट सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, आर्मी के लिए और इंटेलिजेंस के लिए, कि एक ऐसा ऑपरेशन आप बनाएं जिसके तहत आपको गोली भी ना चलानी पड़े और आपका काम हो जाए। तो अजीत डोभाल को वहाँ पर भेजा गया और अजीत डोभाल एक ऑपरेशन के तहत, एक ब्लैक थंडर 2 जिसको कहा जाता है, वहाँ पर एक रिक्शा वाले की भूमिका में नज़र आए। आप देखिए, सोचिए कि गोल्डन टेम्पल के बाहर कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो रिक्शा चलाते रहे और इंटेलिजेंस गैदर करते रहे, क्योंकि दो चीज़ें अहम थी कि एक, उनको लोकेशन ये जमानी थी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर ये लोकेशन कहाँ पर है, क्या ये गोल्डन टेम्पल की दीवार के आसपास है, क्या ये बाहर ही रह रहे हैं और कह रहे हैं अंदर रह रहे हैं, क्या ये अंदर रह रहे हैं और कोई ऐसा सिक्योर कंपाउंड है जिसको ये कवर लेकर वहाँ पर रह रहे हैं। और दूसरा, उनके साथ एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, ये कैसे हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है और कैसे वो सारा ऑपरेशन या पूरी भूमिका वो निभाएंगे। जब 1-2 हफ्ते या 10-15 दिन उन्होंने पूरा देखा, इसको स्टडी किया, इंटेलिजेंस गैदर की, फाइनली वो गोल्डन टेम्पल के अंदर गए। उनको पता चला कि शायद वो रूम नंबर 14 था या कहीं था, वहाँ पर वो गए। कोई सिग्नल उनको मिला कि अंदर आ सकते हैं? हाँ, उनको बातचीत हुई लोगों से बाकायदा। उन्होंने अपना जो है बेस कुछ हद तक बदला और कहा कि मैं आईएसआई की तरफ से आया हूँ। उन्होंने पूरी तरीके से अपनी भूमिका हटा दी। उन्होंने बोला कि मैं इंटेलिजेंस का एक जो है एसेट हूँ और पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। और तब एक एमिसरी वहाँ पर भेजा गया अंदर और तब इनको इनवाइट किया गया, तब वो अंदर आए और अंदर इनकी बातचीत हुई। करीबन 5 से 10 या ज़्यादा वहाँ पर वो अलगाववादी लोग जमे हुए थे और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर वो रोज़ आने लगे, उनसे बातचीत करने लगे, उनसे कॉन्फिडेंस दिया। उनको बोला कि आपको पता है हमने पुलिस की यहाँ पर लोकेशन देख ली है, पुलिस की लोकेशन इस गेट पर है, इस टावर के पास है, यहाँ पर इतने लोग खड़े हुए हैं। तो पूरा उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए ऐसी इंटेलिजेंस उनको देने लगे जो उनके पास नहीं थी। तो उनको बोलने लगे कि बॉस, आप बाहर, आपकी आंखें मैं हूँ, मैं आपको बताऊँगा बाहर क्या हो रहा है। तो उनको लगा कि हमारा बंदा एक पाकिस्तान से स्पेशली भेजा गया है और बाहर हमको चीज़ें बता रहा है, तो एक ट्रस्ट गेन हो गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक एनएसजी की एक पलटन जो है वहाँ पर आई और एनएसजी की जो पलटन है उनको पूरा पुलिस की यूनिफॉर्म में वहाँ पर रखा गया और वो लोग भी मॉनिटर करते रहे और डोभाल एनएसजी को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते रहे कि ये लोग इस कमरे में रह रहे हैं, इस वक्त ये लोग बाहर आते हैं। सब लोग एक साथ बाहर नहीं आते, एक एक की या दो दो की टुकड़ी में ये लोग बाहर आते हैं और ऐसे इनके खिलाफ हम एक ऑपरेशन बना सकते हैं। और तब जाके कई दिनों के बाद हमने देखा मेन लीडर जो उनका था एक समय बाहर आया, तो जो एनएसजी का स्नाइपर था उसने उसके खिलाफ जो है एक्शन किया, गोली चलाई, वो मारा गया। और इसके बाद जो है बहुत बड़ी कामयाबी जो है सरकार को मिली, बहुत असला वहाँ से मिला, उनका पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है वो अनर्थ हुआ, बहुत लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। और सिर्फ ये गोल्डन टेम्पल नहीं बल्कि पंजाब में कई जगह पे रेड हुई और जो जो इनका साथ दे रहे थे अलग अलग और गुरुद्वारों में भी उनको भी जो है अरेस्ट किया गया। आईएसआई उनको सारे हथियार और बाकी चीज़ें दे रही थी और कहते हैं कि उनको सिखों को उस समय भड़काने का काम कर रही थी कि आपके मतलब हमला किया गया है और आपके सबसे धार्मिक जगह पर हमला किया गया। तो उसके बाद पंजाब के हालात काफ़ी समय तक ख़राब रहे।
जो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे उनको भी मारा गया, जी। यानी कैसे उनकी कार को उड़ा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑपरेशन, इसके बाद आगे क्या हुआ? देखिए, मैं आपको इतना बता दूं जो बहुत लोग डिस्कस नहीं करते। 88-89 एक ऐसा वक्त था, ये सिर्फ ब्लैक थंडर की बात नहीं है। पाकिस्तान की ISI ने एक नया ऑपरेशन का आगाज़ किया जिसको कहते हैं K2। K2 का माने कश्मीर और खालिस्तान। और कश्मीर में यही दौर था 88-89 का, जब हालात बिगड़ने लगे, जब आतंकवाद कश्मीर में शुरू हुआ। और यही दौर था जब पूरे इस इलाके में किसी तरीके से पाकिस्तान फिर से कोशिश करता रहा कि खालिस्तान की मुहिम को बढ़ाया जाए, इनको असला दिया जाए, इनको पैसा दिया जाए, इनको प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था खराबी आए और उग्र जो नीति है कुछ ऐसे गुटों की, ये कामयाब हो पंजाब में भी और कश्मीर में। ISI बांग्लादेश जब उनके हाथ से मतलब निकल गया, बंगाल का वो हिस्सा बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद से कह रहे उस बहुत सकपगा गया था कि बॉस मैं भारत के टुकड़े करना चाहता हूँ या करूँगा, मतलब ISI और पाकिस्तान की साजिश। तो लेकिन कामयाबी उन्हें नहीं मिली, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के लोग भी सामने आए और उन्होंने दिखाया कि इस घर में आतंकी छुपे हैं, वहाँ छुपे हैं, क्योंकि जब तक लोकल पब्लिक साथ नहीं देती, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लोग खुद उब गए थे आतंकवाद से, जो ISI की मदद से, पाकिस्तान की मदद से चलाया जा रहा था। जी। उसके बाद उसने जब उसकी वहाँ नहीं चली तो उसने नशे के तौर पर पंजाब को मतलब ख़त्म करना चाहा, लेकिन आज भी वो चपेट में है। हाँ, लेकिन बॉर्डर इलाके का आपने जिक्र किया, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि मार तो पड़ती है बॉर्डर इलाके को, लेकिन वहाँ बॉर्डर के पास होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन आज भी वहाँ से, जैसे कश्मीर से आपका परिवार निकला, अमृतसर में हमारा परिवार है, तो आज भी लोग हैं जिनके लिए पंजाबियत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, मतलब देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। जी। और पाकिस्तान को जिस तरीके से 1965 या 71 में जो सिख रेजिमेंट ने और पंजाब रेजिमेंट ने सबक सिखाया है, मुझे लगता है इतिहास में वो सब कुछ दर्ज है, हमें बार बार बताना नहीं पड़ता। और आज भी वो मूवमेंट खड़ी नहीं हो पा रही, क्योंकि सारी दुनिया को, सारे पंजाबियों को ये पता लग गया है, भले मैं हिंदू हैं, सिख हूँ, कि बॉस हम पंजाबी पहले हैं, भले मैं कपिल शर्मा हूँ या मोहिंदर अमरनाथ हूँ या वहाँ से निकला हुआ मदन लाल हूँ, लेकिन हम पंजाबी पहले हैं। तो इसीलिए ये मूवमेंट पाकिस्तान आज भी चाहता है, विदेशों से फंडिंग की जाती है, नशा भेजा जाता है, लेकिन आज भी ड्रोन भेजे जाते हैं, हथियार, ड्रग्स जो हैं, पूरे पंजाब में कोशिश की जाती है कि ड्रग्स जो हैं यूथ को पहुंचाए जाएं, बंदूकें पहुंचाई जाएं। अमृतसर का आप देख लीजिए, जो DGP पंजाब है गौरव, वो अक्सर ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि आज 2 पिस्तौलें पकड़ी, आज जो है इतना कंसाइनमेंट ड्रग्स का पकड़ा गया। तो पंजाब की कोशिश पूरी तरीके से रहती है, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब में रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यूथ का जो डायरेक्शन है ब्रेन वॉशिंग के तहत इस डायरेक्शन में गया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, 2 चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया, और ये अहम इसलिए हैं क्योंकि 1971-72 डोवाल साहब के इतिहास में बहुत ज़रूरी थे और हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत ज़रूरी थे। एक चीज़ का आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुआ, बांग्लादेश के लिबरेशन में इंडिया की जो भूमिका ज़बरदस्त रही, RN काव, इंदिरा गांधी ने जो एकदम करिश्मा कर दिखाया, और जो 93,000 पाकिस्तानी थे घुटना टेक के वहाँ पर बैठे रहे। अब एक अहम बात सवाल उठती है कि आतंकवाद जो भारत के खिलाफ कई सालों से, दशकों से चलता है, इसका शुरुआत कब हुई? कई लोग कहते हैं कि अगर हम पंजाब के संदर्भ में देखें तो अर्ली 80s में हुई या लेट 70s में हुई। कई लोग कहते हैं कि अगर हम कश्मीर के संदर्भ में देखें तो 89-88 में हुई, जब यूसुफ शाह जो सैयद सलाउद्दीन है या यासीन मलिक हैं, ये पाकिस्तान गए, ट्रेनिंग मिली और वापस आए। बट ये सही बात नहीं है। आतंकवाद का जन्म 1971 में हुआ, और वो तब हुआ जब जम्मू कश्मीर में एक एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था गंगा। इंडिया पाकिस्तान का एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ एक एयरक्राफ्ट था, और इसको जो है हाशिम कुरैशी और उनके भाई ने हाईजैक कर दिया। और ये एयरक्राफ्ट श्रीनगर से जम्मू जा रहा था, और ये श्रीनगर से लाहौर की तरफ जाने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत इतिहास का मुद्दा है। हाशिम कुरैशी करीबन 8-10 साल या 11 साल वहाँ जेल में रहे, शायद ज़्यादा साल जेल में रहे पाकिस्तान में, और हालांकि इसके खिलाफ पाकिस्तान भी था, लेकिन उन्होंने जेल में रखा उसको। और उसके बाद हाशिम कुरैशी एम्स्टर्डम गए, लंदन गए, वहाँ पर
अलग अलग काम किया, और आज हाशिम कुरैशी वापस श्रीनगर में है, वहाँ पर रह रहे हैं। और तब जो है उसी वक्त का दौरान है जब डोवाल साहब भी अपना काम जो है शुरू कर रहे थे, और किसको पता था कि यही डोवाल है 1971 में वहाँ पर थे, दिल्ली आए, और आज 2019 में आर्टिकल 370 का खात्मा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जिस दिन आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, वो दिल्ली से खास कश्मीर गए और हफ्ता भर वहीं पर रुके रहे। कौन ऐसा NSA होगा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जिसको कॉन्फ्लिक्ट जोन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जोन कहते हैं, वहाँ पर जाके खुद रहा और खुद पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री और लोगों के बीच जाके नॉर्मलसी की बात की और बोला कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर हूँ, बिल्कुल लोगों को हक मिलेगा, 370 के तहत जो नहीं मिलता था आज तक वो अब लोगों के पास रहेगा। तो ये ऐतिहासिक कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें इंडिया का भी ऐतिहासिक रोल रहा है, लेकिन जो फाउंडेशन जो ईयर्स रहे हैं डोवाल साहब की ज़िंदगी। IC-814 का जिक्र ना करें तो डोवाल साहब की चर्चा पूरी नहीं होती। बिल्कुल। धुरंधर फिल्म में भी दिखाया गया है। तो उस समय वो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो क्या लगता है आपको, क्या उनके मन में ऐसा कुछ अभी भी है कि बॉस मैं कुछ जो कर सकता था नहीं कर पाया या मेरी नहीं सुनी गई? देखिए, ये वाकया है 99 के दिसंबर का, जब IC-814 जो इंडियन एयरलाइंस का था, काठमांडू से हाईजैक होता है, ये वेस्टर्नली डायरेक्शन में जाता है, पहले तो अमृतसर में उतरता है, अमृतसर में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होता है इंडिया से, वो रोक नहीं पाते उस फ्लाइट को, और वो फ्लाइट जो है लाहौर की तरफ जाती है। फाइनली वो दुबई जाती है और दुबई से वो कांदाहार में स्टेशन हो जाती है। और भारत सरकार का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो अगले 2-3 दिन में ही डिस्कस करता है कि हमें बातचीत करनी पड़ेगी, और डिसाइड करता है कि प्रेशर है और हमारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। एक जो हमारा हिंदुस्तानी व्यक्ति है रुपिन कटियाल, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको बहुत बेरहमी से मार दिया गया है। तो एक 7 मेंबर की टीम वहाँ पर भेजी जाती है। उससे पहले जो हमारे हाई कमीशन के एक अधिकारी हैं पाकिस्तान में, उनको वहाँ भेजा जाता है। वो डिमांड्स लेके आते हैं कि आतंकवादियों की डिमांड्स क्या हैं, और फिर 7 लोगों का एक डेलीगेशन भेजा जाता है जिसमें 2 नेगोशिएटर्स होते हैं और जिसमें डोवाल भी एज अ स्पेशल डायरेक्टर वहाँ पर रहते हैं। तो वो डायरेक्टर ऑफ IB नहीं रहते, ही इज़ नॉट द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ही स्पेशल डायरेक्टर, मतलब सेकंड इन कमांड। तो वो एज अ नेगोशिएटर वहाँ जाते हैं। तो ओरिजिनल डिमांड जो है क्या रहती है आतंकवादियों की, वो रहती है कि 36 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए, जिसमें कुख्यात जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के उसमें लिस्ट में मौजूद रहते हैं, जिनने बहुत बड़े कारनामे किए होते हैं, आतंकवादी हमले किए होते हैं। और इसके बाद कहा जाता है कि कुछ मिलियन, आई थिंक मुझे याद नहीं, शायद 20 मिलियन होता है कि क्या होता है रकम, या 2 मिलियन होती है, वो रकम की जाती है। तो डोवाल साहब चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और इसका उनका इंटरव्यू भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है नेगोशिएटर का ये रहता है कि कैसे वक्त को टाला जाए। आप टालते रहें ताकि सरकार के पास और वक्त हो, या तो ऑपरेशन करने के लिए, या तो जहाँ पर वो एयरक्राफ्ट है उसकी सरकार को वक्त मिले ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन ये ऐसा एक कैच-22 सिचुएशन था भारत के लिए कि हमारी टेरिटरी में नहीं था अब एयरक्राफ्ट, एक दूसरी टेरिटरी में था, अफगानिस्तान में, वो भी जहाँ पर कोई ऐसा डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। और वहाँ पर भी पता चलता है कि तालिबान जो थी, या तालिबान का जो फैक्शन था, वो उस वक्त पाकिस्तान के समर्थन में था, हरकतुल मुजाहिदीन जो था उसके समर्थन में था। तो ये एक मिली जो है साठगांठ पूरी तरीके से इनकी थी, और बार बार बातचीत करके, नेगोशिएट करके इस डिमांड को लाया गया 36 से 3 पर, कि 3 आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा, जिसमें उमर शेख, मुश्ताक लटरम और मौलाना मसूद अजहर रहेगा। और पैसा वैसा बोला गया कि नहीं देंगे। मेरी जानकारी ये है कि जब यहाँ से एयरक्राफ्ट गया उसमें एक हमारी कमांडोज की टीम भी थी, और ऐसा एक ऑप्शन था कि क्या कमांडोज उस पर हमला कर सकें। ये जब डोवाल साहब को पूछा गया, जब वो रिटायर हुए एज DIB, तो उन्होंने बोला मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जिससे शक और गहराता है कि क्या एक कमांडोज की टीम IC-814 के वक्त हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट में थी, जिसमें जसवंत सिंह भी गए थे, नेगोशिएटर्स भी गए थे, बाकी लोग भी गए थे। हालांकि इतिहास इसका जवाब देगा, हो सकता है डोवाल साहब कोई किताब लिखें, जसवंत सिंह तो नहीं रहे, लेकिन कोई जो कुछ लोग उसमें अहम भूमिका जिनकी थी वो उस पर लिखेंगे। और एक ऐतिहासिक तस्वीर भी डोवाल साहब की उस एयरक्राफ्ट के नीचे जाती है कि वो थोड़ा सा टेंशन में लग रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन उनके मन में तो रहा होगा।
उनके मन में रहा होगा कि क्या मेरे पास कुछ और दिन होते, 48 घंटे होते, तो मैं इन 3 आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ता। दिल्ली में उस वक्त क्या हो रहा था मुनीश? दिल्ली में जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बाकी अधिकारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मीटिंग कर रहा था, तो जो परिवार थे या जो मीडिया था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, आक्रोश में था, और जो परिवार थे वो सरकार पे प्रेशर डाल रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी नीति इतनी विफल क्यों रही है, कैसे ये हाईजैक हो पाया और कैसे हिंदुस्तानियों को भारत में नहीं रोका गया उस एयरक्राफ्ट को, और अब वो कांधार पहुंच गया और तब भी आप जो हैं पूरी तरीके से विफल हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था सरकार पर और सरकार की तरफ से इस नेगोशिएटिंग टीम पे कि आपको कुछ तो कर देना पड़ेगा, वक्त बहुत कम है। और फाइनली जो है एक्शन लिया गया, उन 3 आतंकवादियों को जम्मू की जो है कोट पलवल जेल से ले गए, दिल्ली की तिहाड़ जेल से लेके गए, और एक स्पेशल टीम आ गई, जसवंत सिंह उसके साथ गए और इनको रिहा किया गया। लेकिन जैसे कि विक्रम सूद साहब ने मुझे कहा था कि if you have to be assertive, if intelligence agencies and governments have to be assertive, they must have long memories। इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त जो है बहुत तेज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज 25 साल या लगभग 30 साल के बाद भी डोवाल साहब को याद है उस वक्त क्या हुआ है, और अब जो हमारी आतंकवाद के खिलाफ नीति है वो ये दर्शाती है कि सिर्फ उनको याद नहीं है, बस उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और ये साफ दर्शाता है कि सिर्फ ये उस उरी की बात नहीं है जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, ये सिर्फ उस पुलवामा की बात नहीं है जिसके बाद आप बालाकोट देखते हैं, ये सिर्फ पहलगाम की बात नहीं है जिसके आप ऑपरेशन सिंदूर देखते हैं। पाकिस्तान में आज भी भारत के धुरंधर हैं जो भारत का नाम वहाँ पे रोशन कर रहे हैं। क्या होता है जब इंटेलिजेंस इनपुट पॉलिटिकल डिसीजंस से क्लैश हो जाते हैं? इनपुट आया हुआ है लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस, देखिए आपकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगी, विफल हो जाएगी, मेसुनाबूत हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि जो इंटेलिजेंस के ऑपरेशन है या जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ हद तक हो सकता है, जिसमें अगर आप इकोनॉमिक कंसिडरेशंस देख रहे हैं, आप थोड़ा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप देख रहे हैं, आप अलायंसेस देख रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आजकल के युग में आप देखिए कि किसने सोचा था कि मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आपने इजराइल ईरान के कंटेक्स्ट में तो सोचा होगा, कभी सोचा होगा कि यूएई में मिसाइलें दागने लगेंगे और कुवैत, बहरीन और सऊदी भी इसकी चपेट में आ जाएगा? क्या किसी ने जब जंग शुरू हुई थी ये सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है पूरी तरीके से इसकी चपेट में आएगा? तो अभी हम एक डीपली डिवाइडेड वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसमें एक बहुत ज़रूरी हो जाता है एक नेशनल इंटरेस्ट के परिप्रेक्ष्य में कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो सिक्योरिटी है, आपका जो देश का वर्चस्व है, जो दृढ़ संकल्प है, वो मजबूती से सुरक्षा बलों के पीछे रहे, वो इंटेलिजेंस के पीछे रहे, और तभी आप एक बहुत ही एक सुरक्षित, कामयाब सुरक्षा की नीति बना सकते हैं जो दुश्मन के खिलाफ काम आए। अजीत डोवाल 2005 में रिटायर होते हैं जी, और 2014 में एनएसए बने, तो उस दौरान तकरीबन 9 साल, उन 9 सालों में हम लोग तब युवा पत्रकार हुआ करते थे, तो कई बार मुलाकात आप कह रहे हैं जैसे आपसे भी हुई। उनसे मिलना बहुत आसान था, बात करना आसान था। वो विवेकानंद इंस्टीट्यूट में बैठते थे। तो कहने का मतलब है उस दौरान कैसे वो अपने जो देशभक्ति, उनके 9 साल कहते ना, अगर उस दौरान ही उनको बना दिया जाता एनएसए, तो क्या वो ज़्यादा और भारत अभी मजबूत होता? क्योंकि 2014 में दूसरा सवाल भी साथ ही कर देता हूँ, क्या मोदी सरकार का एनएसए बनाना डोवाल को मास्टर स्ट्रोक था? 2005 से 14 तक का पूरा बताइए ज़रा। देखिए करीबन 2004-2005 में ही वो रिटायर हुए और सिर्फ मात्र 8 या 9 महीने वो एज डीआईबी रहे, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई कि आम तौर पे मिनिमम जो आपका टेन्योर रहता है वो 2 साल का रहता है, और इस पर सवाल उठाए गए कि इनका टेन्योर 8 महीने में ही ख़त्म क्यों हुआ, इनको एक्सटेंशन क्यों नहीं मिला, या क्यों 2 साल इनका कार्यकाल इनको नहीं करने दिया गया। आप इंटेलिजेंस में अगर कुछ महीने रहेंगे आप क्या कर पाएंगे? आपको एटलीस्ट 2 साल तो रहना पड़ेगा। आप देखिए अभी के जो हमारे आईबी के डायरेक्टर हैं तपन डेका, या रॉ के उससे पहले रहे हैं समंत कुमार गोयल, तो इनको बार बार सरकार एक्सटेंशन देती है। क्यों देती है? ऐसा थोड़ी ना उनको वो पसंद करते हैं तो भाई चलो आप रह लो। वो कुछ ना कुछ काम ऐसा कर रहे हैं
जो एक लॉन्ग लास्टिंग काम है, जिसे अधूरा नहीं छोड़ा जा जिसमें अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। आपको वहाँ पर उनको ट्रस्ट करना है, उनका काम इतना महत्वपूर्ण है कि उनको समय देना है, वो डोवाल साहब को नहीं मिला। तो ये इतिहास हमेशा याद रखेगा कि जब एक भारत का सपूत इतना बड़ा जो है उत्तराखंड से निकला हुआ भारत के लिए काम करने के लिए निकला, तो उसको जो है सरकार उसके साथ उस वक्त खड़ी नहीं रही। और इसके बाद भी मैं आपको बता दूं, जब वो रिटायर हुए तो क्या आपको लगता है उन्होंने काम करना बंद कर दिया? दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी और ये चर्चा का विषय है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक 2 शार्प शूटर थे, उसमें से एक विकी मल्होत्रा था और एक और बंदा था। और एक बताया जा रहा था कि भारत एक मुहिम के तहत दाऊद इब्राहिम को मारेगा और ये हो सकता है कि दुबई में हो या किसी फॉरेन टेरिटरी में हो। और जब ये पूरा चल रहा है, बातचीत चल रही है, बताया जाता है कि डोवाल साहब इन शार्प शूटर्स को एक ब्रीफिंग दे रहे थे दिल्ली के किसी होटल में या किसी एक इलाके में। और जब ये ब्रीफिंग चल रही है, आप देखिए बम्बई पुलिस का वहाँ पर एक छापा पड़ता है और एक महिला अधिकारी और एक बहुत बड़े दूसरे अधिकारी जो है वहाँ पहुँचते हैं। अब इसमें 2 कहानियाँ हैं। एक कहानी कहती है कि होटल पे छापा पड़ता है, एक कहती है कि गाड़ी में चल रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको रोका जाता है। तो जो भी हो, तो अब ये छापा पड़ता है तो उनको बोला जाता है कि आप जो हैं ये विकी और ये हैं, ये बहुत शार्प शूटर्स हैं, वांटेड हैं, इनको जो है पकड़ के ले जाना है। तो डोवाल साहब बार बार उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप समझिए, मैं अजीत डोवाल हूँ, मैं यहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर IB रह चुका हूँ, DIB रह चुका हूँ, आप मेरी बात मानिए। तो पुलिस बिल्कुल बात नहीं मानती। पुलिस कहती है नहीं, हाँ, मुंबई पुलिस, और कहती है कि नहीं, ये जो है हमारा काम है, ये हमारा डोमेन है, तो आप इसमें हस्तक्षेप न करिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम काम कर रहे हैं एज मुंबई पुलिस। और इन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है और पूरा जो हमारा गेम प्लान का है वो ख़त्म हो जाता है। तो सच्चाई तो ये है जो बार बार आपने पिछली बार भी पूछा और इस बार भी पूछा कि क्या हमें दाऊद इब्राहिम को मारना नहीं था और दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं मारा गया? तो ऐसा नहीं है कि नहीं मारा गया, लेकिन इंटरनली ऐसी चीज़ें हुई। अब मैं ये दोष नहीं दे रहा कि मुंबई पुलिस में कोई दाऊद का बंदा होगा, उसने अलर्ट दे दिया होगा या कुछ ऐसे, लेकिन सच तो ये है कि ऐसी चीज़ें कुछ हुई जिसके तहत जो है बहुत सारे एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट दाऊद के खिलाफ जो है वो नहीं हो पाए। तो छोटा राजन का इस्तेमाल करने जा रहे थे भारत सरकार, इंटेलिजेंस, नहीं हो पाया। आपने उसके बाद भी देखा कि कई सालों के बाद कैसे इंडोनेशिया से छोटा राजन को वापस लाया और आज भी वो जो है यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके का उनको पिछली सरकार से एक प्रोत्साहन, एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो बहुत ही सटीक बात है, सच्ची बात है कि 2014 में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसके तहत डोवाल साहब को एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया और पिछले 12 साल से वो उस पर मजबूती से, कामयाबी से डटे हुए हैं। एक और कहानी है, संक्षेप में मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ साल पहले की घटना है कि दुबई की एक बहुत बड़ी प्रिंसेस है जो वहाँ से भाग के फरार हो गई। तो कुछ टाइम के बाद उसको पकड़ा गया और ले आया गया। वो इसलिए क्योंकि उनके जो दुबई में उनके जो भाई हैं, उनके जो बाकी लोग हैं, रॉयल फैमिली से उनकी नहीं बनती थी। वो बाहर कहीं, मुझे लगता है, रहना चाहती थी, उनको एक्सपोज करना चाहती थी। और कई सालों के बाद फिर से जो है कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के वो टच में आई और वो भाग गई वहाँ से। और उनकी जो शिप है, उनका जो एक यॉट था या शिप था जिसमें वो भागी, वो गोवा की तरफ, इंडिया की तरफ आने लगा। इसकी इंटेलिजेंस जो है रॉयल फैमिली और यूएई को मिली। यूएई ने इमीडिएटली इंडिया को कांटेक्ट किया और कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। और किसको कांटेक्ट किया? NSA अजीत डोवाल को। डोवाल ने अपने कमांडोज इमीडिएटली वहाँ पर भेजे और उस जो है प्रिंसेस हैं या रॉयल फैमिली की एक महिला थी, उनको जो है लिया और रॉयल फैमिली के हवाले किया। तो इससे ये करीबन घटना जो मैं आपको कह रहा हूँ करीबन 10 साल पहले हुई है। और 10 साल से आप देखेंगे कि इंडिया और यूएई के जो रिश्ते हैं वो अलग ही लेवल पर आगे बढ़े हैं। अब इस पर सवाल उठता है, बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये मानव अधिकारों का हनन नहीं है कि एक महिला जो वहाँ से भाग रही थी अपने हक के लिए, वो उसको आपने पकड़ लिया और वापस उसी चंगुल में, उसी दलदल में फेंक दिया। लेकिन ऐसे कुछ कठिन कदम आपको उठाने पड़ते हैं अगर भारत के लिए आप काम कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और भारत का
जो यूएई के साथ एक स्ट्रेटेजिक बायलैटरल कॉपरेशन है, उसके तहत आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा क्या होगा? क्या आपकी मॉरलिटी होगी, एथिक्स होंगे, या ह्यूमन राइट्स होंगे, या भारत होगा, भारत का संविधान होगा, और जो हिंदुस्तान में लोगों के हक में काम करने वाला एक ये होगा? तो ये इंटेलिजेंस में भी बहुत आप इसमें दुविधा में रहते हैं। तभी यूएई कहता है पाकिस्तान को कि बॉस मेरा पैसा कब लौटाओगे। तो पाकिस्तान तो भिखारियों की तरह सऊदी और यूएई के सामने हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन पहली बार हमने देखा कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान यूएई को गालियां दे रहा है और यूएई कह रहा है तुम गालियां दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पैसे वापस करो। तो ये तो सच है। ऐसी कई कहानियां हुई हैं, और तभी आप देख रहे हैं कि अभी आजकल के परिप्रेक्ष्य में भी जैसे ही युद्ध खत्म होता है और सीज फायर होता है, तो अजीत डोवाल इमीडिएटली सऊदी जाते हैं और कहते हैं कि हम एक पक्ष या दूसरे पक्ष के साथ नहीं हैं, हम आपके साथ भी हैं, हम उनके साथ भी हैं, लेकिन आपके साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे किएंगे, और आपके साथ जो कमिटमेंट है, चाहे वो डिफेंस के तहत हो, कमर्शियल ट्रेड के तहत हो, या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के तहत हो, वो बरकरार रहेगा। अच्छा, पिछले 10-12 साल से हमने देखा है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं है, मतलब ऑफेंसिव टाइप, घर में घुसकर हमला करते हैं। बिल्कुल। और इससे दुनिया में कितनी रिस्पेक्ट बढ़ी है भारत की। पहले कहा जाता था जी हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम शांति चाहते हैं, भारत शांति चाहता है। हमें कई बार, मैं पिछले 15-20 साल पहले की जबकि याद आती है बचपन की, दिमाग में ये बयान बहुत आते हैं कि भारत शांति चाहता है, अहिंसा चाहता है, लेकिन वो आपके संसद पर हमला कर गए। मतलब क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान ने, लेकिन अब उनको पता है कि बॉस हमला करेंगे तो ये ऑपरेशन सिंदूर चला देंगे। तो क्या लगता है अब आपको? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले करीबन मैं तो कहूँगा एग्जैक्टली 10 साल में हमने एक ऑफेंसिव भूमिका रखी है। भारत कभी किसी दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा, अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होगा, तो दूसरी ओर भी नहीं देखेगा, आपको दो टोक 10 गुना बड़ा हमला करके दिखाएगा। और वो हुआ है। एक वो युग था जब पार्लियामेंट में हमला हुआ, J&K असेंबली में हमला हुआ, पठानकोट से दीनानगर में हुआ, नगरोटा से उरी में हुआ, पुलवामा से जो है पहले की घटनाएं मैं आपको दोहरा रहा हूँ। लेकिन कई बार जो है रिप्लाई नहीं हुआ। आपने 26/11 के बाद देखा, जो भारत के ऊपर एक सबसे बड़ा आतंकवादी हमला पाकिस्तान के लश्कर तोयबा ने किया था। आपने उस वक्त देखा कि भारत की जो सुरक्षा नीति थी, आर्मी थी, एयरफोर्स थी, इंटेलिजेंस थी, उनके पास ऑपरेशन था। वो लश्कर तोयबा का जो हेडक्वार्टर मुरीदके में है, उसको अटैक करने वाला था। लेकिन भारत की सरकार जो उस वक्त थी, मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, हमारे लिए अमन की आशा ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि लश्कर तोयबा को ख़त्म करना। हमारे लिए पाकिस्तान से रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ना कि आतंकवादियों को ख़त्म करना और पाकिस्तान को दो टूक आँख में देखकर ललकारना और कहना कि आप आतंकवादी हमला करेंगे तो हम उधर नहीं देखेंगे, हम आपके घर में घुसेंगे और मारेंगे भी। ये 2008 में भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो पिछले 10 साल में जो ये नीति की आप जिक्र कर रहे हैं मुनीश, इसको मैं कहूँगा डोवाल डॉक्ट्रिन। अच्छा, डोवाल खुले मंच पर कहते हैं कि मुंबई जैसा अगर और एक और हमला किया पाकिस्तान ने तो बलूचिस्तान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जो शायद पाकिस्तान के अंदर तक घुस गया है, जिसके बाद से नज़र भी आता है कि जो खौफ या डर है पूरी दुनिया के सामने, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो गिड़गिड़ाए। तो ये मुझे बताइए कि किस तरीके से मतलब चेंज हुआ। देखिए, जिस स्पीच का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें डोवाल साहब कह रहे हैं कि अगर एक बम्बई होगा तो बलूचिस्तान से हाथ खोना पड़ेगा पाकिस्तान को, ये करीबन 10-12 साल पुराना वीडियो है। और आज आप बलूचिस्तान की स्थिति देख रहे हैं। खासकर अगर आप पिछले 4 साल में देखें तो बलूचिस्तान में इतने हमले हुए हैं पाकिस्तान आर्मी पर और पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर पे और उनकी पैरामिलिट्री पे कि वो शर्मनाक हो गए हैं। वो बता नहीं सकते, वो सामने नहीं आ रहे, वो इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस नहीं दे रहे बलूचिस्तान का। और बलूचिस्तान तो दूर की बात है, खैबर पख्तूनवा, सिंध, POK जो है वो खो सकते हैं। और ये इसमें इंडिया को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये इंटरनली पाकिस्तान से आग जो है ऐसी उठेगी जो आसिम मुनीर को भी खा जाएगी, जो पाकिस्तान के उस हर एक बाशिंदों को खा जाएगी जो आतंकवाद को समर्थन करता है। और ये दिख रहा है। आपने बलूचिस्तान में जो आग है ये उगते देखी है, चाहे वो चाइनीज़ के इंजीनियर्स को मारा गया है, चाहे वो
जो है पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मारा गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ऑलरेडी देख रहे हैं जो पूरी तरीके से चरम सीमा पे है। तो बात तो ये है कि आज हिंदुस्तान बदल गया है। आज भारत की नीति पूरी तरीके से बदल गई है। आज वो भारत नहीं जो अमन की आशा बोलेगा, आज वो भारत नहीं जो पाकिस्तान के कलाकारों को बोलेगा आप यहाँ आइए, आतंकवादी हमला होगा, हिंदुस्तानियों को मारा जाएगा, धर्म पूछ के मारा जाएगा, हिंदू है तो मारा जाएगा, और भारत की बात करता है तो मारा जाएगा, और हम कलाकारों को यहाँ पर आने दें। ऐसा तो नहीं होगा। आप यूट्यूब पे अपना कंटेंट जो है इंडिया पे बेचते रहें, पैसे कमाते रहें, वो तो नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, आप इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत का पानी जो है पीते रहें और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहें, अपना जो है खेत खलियान आपके उगते रहें, वो तो नहीं होने वाला। अब पाकिस्तान में बाढ़ भी आएगी और जब इंडिया चाहेगा तब आएगी, और पाकिस्तान को होशियार रहना पड़ेगा। आई थिंक जो पहलगाम का हमला हुआ ये बहुत मायनों में एक लाल लकीर पैदा हुई, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसने भारत ने पूरी तरीके से, और डोवाल साहब ने, क्योंकि फाइनल क्लियरेंस जो है प्रधानमंत्री तो देते हैं लेकिन सिक्योरिटी के लहजे से अजीत डोवाल हैं जिन्होंने फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन सिंदूर का दिया है। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को बता दिया गया है कि आपने हमारे निहत्थे लोगों को मारा, जिनका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं था, जिनका आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं था, जिनका कश्मीर से भी कोई वास्ता नहीं था, और हमने आपके घर में घुस के 9 आतंकवादी ठिकानों पे मारा। हमने आपके घर में घुस के कम से कम 7-8 आपके एयरफोर्स बेसिस और एयर कमांड सेंटर्स को मारा। अगली बार आप ऐसा कुछ ना करें कि आसिम मुनीर के घर में और रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर को हमें उड़ाना पड़े। क्या एनएसवी डोवाल रिटायरमेंट से पहले दाऊद का अंत सोच रहे होंगे, या उनकी रेलिवेंस खुद ब खुद खत्म हो रही है, चाहेंगे कि अब उनके हाल पर छोड़ दिया जाए? देखिए, डोवाल साहब मुझे लगता है कि उनके लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं बहुत बड़ी हैं। जो दाऊद है, मुझे नहीं लगता, दाऊद की एज मुझे लगता है अब 67-70 के आसपास हो गई होगी। ये तो डोवाल साहब है जो आज 81 की उम्र में भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और मुझे लगता है कंटिन्यू ही रहेंगे। लेकिन दाऊद जो है बेड रिडन है। दाऊद जो है पाकिस्तान में है, इसकी पुष्टि कई सालों पहले डोवाल साहब ने खुद भी की है, और वो अमेरिका की सैंक्शंस लिस्ट में रहा है, यूके की सैंक्शंस लिस्ट में रहा है। और बहुत बड़ी विफलता ये इंडिया की नहीं है, ये अमेरिका की और यूके की और पूरी दुनिया की है कि पाकिस्तान की शह पर दाऊद वहाँ रहता गया, पाकिस्तान को मदद करता गया, चाहे वो ड्रग मनी है, चाहे वो आर्म सप्लाई है, चाहे वो बाकी तरीके की मददें हैं, वो करता गया, और तब भी दाऊद आज जिंदा है। मुझे नहीं लगता कि दाऊद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है आज। मुझे लगता है हमारी जो स्ट्रेटिजिक प्रायोरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है कि डोवाल साहब का असली जो काम होगा, प्रायोरिटी होगी, वो ये होगा कि मिडल ईस्ट और इंडिया को और यूरोप को और इंडिया को और दुनिया भर की डेमोक्रेसीज़ को कैसे साथ लाएं और इंडिया को एक विश्व गुरु बनाएं, चाहे वो डेमोक्रेसी के तहत हो, इकोनॉमी के तहत हो, या सिक्योरिटी के तहत हो। आपने कहा कि डोवाल साहब 81 ईयर्स के हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि उनके बाद कौन? इस सवाल का जवाब किसी के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहुत ही गलत व्यक्ति होऊंगा ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये काम प्रधानमंत्री मोदी का है और प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकारों का है, और सबसे बड़े सलाहकार जो प्रधानमंत्री मोदी के आज हैं वो हैं अजीत डोवाल खुद। तो मुझे लगता है ये अजीत डोवाल ही डिसाइड करेंगे कि उनकी कुर्सी पे आगे कौन बैठेगा। डिप्टी एनएससी जिनको बनाया गया, देखिए, नहीं, डिप्टी एनएससी 2-3-4 हैं, और जो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसको भी एक आलोक जोशी हैं, फॉर्मर रॉ चीफ, वो हेड करते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको बनाया जाएगा या डिप्टी चीफ को बनाया जाएगा, क्योंकि डिप्टी चीफ जो हैं आजकल करीबन 3-4 लोग हैं, उनमें से आई थिंक आईबी से एक है, किसी दूसरी एजेंसी से एक है, एमईए से एक है। रोक रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं जैसे क्रिकेट में सचिन के बाद विराट कोहली आए, पाकिस्तान को जमकर धोया, तो बहुत ऐसे डोवाल साहब के बाद आ सकते हैं जिनको डोवाल साहब खुद ही कहें, क्योंकि सचिन ने कमरे में कहा था कि बॉस इसी कमरे में बैठे हुए 2 लड़के हैं जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है डोवाल साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि बता सकते हैं प्रधानमंत्री को कि अभी भी टैलेंट है। देखिए, 100% टैलेंट है। मैं तो पिछले 20 साल में कई ऐसे आईपीएस अधिकारियों से मिला हूँ या आईएफएस अधिकारियों से मिला हूँ। कई ऐसे धुरंधर हैं जो भारत में मौजूद हैं और जो है ज़बरदस्त कारनामे कर सकते हैं अगर उनको एक फ्री हैंड दिया जाए तो जैसा कि मैंने कहा, ये डोवाल साहब ही तय करेंगे।
प्रधानमंत्री के साथ सलाह लेकर कि आगे कौन हो, कब हो, कैसे हो। लेकिन मुझे लगता है अगले 2 साल में हो ही जाएगा, क्योंकि 12 साल हो चुके हैं। अभी डोवाल साहब अभी भी बहुत एक्टिव हैं। आपने देखा अभी कैसे सऊदी गए, उससे पहले ओमान, जॉर्डन गए, बहुत देशों में वो घूमे और प्रधानमंत्री के साथ ही रहते हैं। मैं इजराइल में था और इजराइल में जब वो नेतन्याहू से मिलने आए तो डोवाल साहब वहाँ बैठे हुए थे, आराम से वहाँ चर्चा कर रहे थे अपने काउंटर पार्ट के साथ और चल रहे थे। बहुत ही मतलब वो ऐसे चलते हैं जैसे वो 40-50 साल के हों। तो ऐसा कोई इमेजिन नहीं करेगा कि 81 साल का कोई व्यक्ति मतलब हमारे साथ दौड़ लगा सकते हैं अभी भी वो। बिल्कुल दौड़ लगा सकते हैं। और ये भी है कि आप दौड़ लगा रहे होंगे, वो दिमाग से ही कोई करती तरकीब सोच रहे होंगे कि मुझे दौड़ने की जरूरत ना पड़े। हमें याद है हमारे ऑफिस जब वो आते थे, हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो बड़े आराम से वो उन्होंने आना, अपनी चाय कॉफ़ी पीना और आराम से अपना पढ़ते थे, बहुत बहुत रीड करते थे। और उस दौरान वो एक्सपर्ट के तरह चैनल्स पर आया करते थे। 2005 से 14 का जो दौर था, NSA बनने से पहले का टाइम, तो उनसे मिलना आसान था, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो ऑडियंस कह रहे थे पूछना चाहिए आपसे। 1 वर्ड फॉर डोवाल साहब। कन्विक्शन ऑफ करेज। कोवर्ट ऑपरेशंस या डिप्लोमेसी, क्या ज़्यादा पावरफुल लगता है? कोवर्ट ऑपरेशन। जो डिप्लोमेसी होती आई इतने सालों से, डिप्लोमेसी हमेशा चलती रहेगी। और डिप्लोमेसी जो है एक दिन में रिजल्ट नहीं दे सकती। लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो भी लंबा चलता है, लेकिन जो नतीजा कोवर्ट ऑपरेशन एक दिन में दिलाएगा वो सालों तक याद रखा जाएगा। इंडिया के बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट, चाइना, पाकिस्तान या इंटरनल? चाइना। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा उससे पहले, और ये ऑडियंस को एक दूसरा दृष्टिकोण देगा डोवाल साहब के तहत। और मैं तो बल्कि कहता हूँ कि मेरी इतनी मीटिंग्स हुई उनके साथ, जो चर्चा हुई या जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की या बोला, मैं मतलब मेरे एकदम लिप्स पे है, ज़बान पे है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। लेकिन एक इमोशनल ह्यूमैनिटेरियन साइड है जो मैं बताना चाहूँगा। वो ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक जब हो रहा था, और ये दूसरे फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा जब एक बहुत बड़ा पैंडेमिक छेड़ा, दिल्ली के जो अस्पताल पूरी तरीके से भरे हुए थे, कहीं कुछ नहीं था। तो मैं भी उन दिनों में फ्रीलांस करता था, मैं बैठा हुआ था, मैं अमेरिका से आया था और मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया। तो मैं वॉलंटियर कर रहा था अलग अलग ग्रुप्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, लोगों की हेल्प कर रहा था, सोशल मीडिया पे मैसेजेस वायरल कर रहा था। और मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार के साथ भी एक बहुत बड़ी एक त्रासदी हो जाएगी। तो मेरे जो अंकल हैं, मेरे जो फादर के एल्डर ब्रदर हैं, वो गुड़गांव में रहते हैं और उनको एक बहुत बड़ा बाउट आया कोविड का। वो करीबन उस वक्त 76 के आसपास थे और डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला कि इनका जो O2 लेवल है कम हो रहा है, तो अस्पताल जाना पड़ेगा। तो मेरे कॉन्टैक्ट भी अच्छे खासे हैं, तो मैंने अस्पतालों को फ़ोन किया, अस्पतालों के ओनर्स को फ़ोन किया, डायरेक्टर्स को फ़ोन किया, कहीं कोई बेड नहीं मिला। एक गुड़गांव में बहुत प्रोमिनेंट अस्पताल है, उसके डायरेक्टर ने मुझे बोला कि मेरे पास बेड है, मैं बेड तो दे दूंगा, लेकिन ये गारंटी नहीं दूंगा कि डॉक्टर आएगा या नर्स आएगी। और मैंने मैसेज हर जगह वायरल किए, सोशल मीडिया पे हर जगह, कहीं कुछ नहीं मिला। और करीबन 12 घंटे 24 घंटे हो गए, मैं ऐसी स्थिति में आ गया कि मैं रोने लगा कि भाई मुझ जैसे इंसान भी भीख मांग रहा है कि कहीं तो कुछ हो जाए। और लगभग शाम का 7 साढ़े 7 का समय था, तो मुझे डोवाल साहब के OSD का फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि डोवाल साहब बात करना चाहेंगे। मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं, अरे कॉल, कैसे हो, तुम्हारे अंकल बीमार है? तो मैंने बोला हाँ सर, अंकल बीमार है। तो बोला मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने बोला मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मैं NSA को फ़ोन करूँगा, अंकल बीमार हैं इसके लिए। बोला नहीं तुम्हें बताना चाहिए था। तो वो क्या मेरे साथ काम करते थे? तो मैंने बोला हाँ, वो भी कॉल है, वो 2005-2006 में रिटायर हुए हैं और आप जब रिटायर हुए उससे पहले आप ही के अंडर काम करते थे। बोला हाँ मुझे याद आया, क्या हुआ बताओ। तो मैंने बताया उनको और इमीडिएटली जो है वो उन्होंने बोला कि मैं आपकी मदद करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो उन्होंने जो अपना आई थिंक ITBP है, ITBP के DG को फ़ोन किया, देशवाल थे उस वक्त, और बोला देशवाल मैं आदित्य को भेज रहा हूँ, मेरे बहुत ही करीबी हैं जो मेरे साथ काम करते थे, इनको अस्पताल ले जाना है। तो ITBP का जो स्पेशल हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पर जो है गुड़गांव से स्पेशली उनको लेके आए और 15 दिन वो वहाँ पर रहे और डोवाल साहब की वजह से ही उनकी ज़िंदगी जो है बच पाई। और करीबन 4-5 महीने के बाद फिर उनसे मुलाकात हुई डोवाल साहब से, तो मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा कि बहुत धन्यवाद, आपने उनकी ज़िंदगी बचाई, आपने जो काम किया ये ज़िंदगी भर हम भूलेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो मेरा परम धर्म था, ये मेरा धर्म था कि मुझे करना था। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व है कि वो गीता में, रामायण में, वेद में जो है बिलीव करने वाले हैं
सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ में बिलीव करने वाले हैं, और वही ये कोट करते हैं बार बार। और जो इंडिया का जो पोस्चरिंग है, इंडिया का जो रिस्पेक्ट बड़ा है, वो इसी वजह से बड़ा है क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही डाउन टू अर्थ है। वो किसी से भी बातचीत करेंगे, और इतने बड़े व्यक्ति होकर भी, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति होकर भी, वो सबसे जो है ज्ञान लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये उनको महत्वपूर्ण बनाती हैं। और इतिहास, मुझे तो बार बार लगता है कि उनकी आज तक इतनी कहानियाँ हैं जो सामने नहीं आई हैं। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि 2% भी उनका सामने नहीं आया है। हो सकता है फ्यूचर में आप ही को किताब लिखने का मौका मिले। वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर वो चाहें तो बिल्कुल ज़रूर। लेकिन मुझे लगता है कि सैल्यूट है भारत के इस जाबाज एक सोल्जर का, जिन्होंने भारत की रक्षा की और सुरक्षा की, और अभी भी इस उम्र में भी करते हैं। चलिए, आज आदित्य राज कौल हमारे साथ जुड़े। दूसरा एपिसोड था सीक्रेट फाइल्स का। आगे भी कई एपिसोड्स आपके सामने लाते रहेंगे। पिछले एपिसोड को लाखों दर्शक प्यार दे चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, यानी डिस्क्रिप्शन में। वो देखना ना भूलिएगा। इसको तो आप देख ही चुके हैं, तभी लास्ट तक आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में कई ऐसे और खुलासे सीक्रेट फाइल्स में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।